नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल में जिसका नाम है स्टडी फुल ऑन। दोस्तों, पिछले 2 क्लास मैंने बायोलॉजी का लिया था, जिसमें पहले क्लास में मैंने बताया था हार्ट के बारे में और दूसरा क्लास में चला था ब्लड के बारे में। और आज का ये क्लास हमारा है रेस्पिरेशन यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में मैं आज बताने वाला हूँ दोस्तों। और मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं जो अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। दोस्तों, आपका एक लाइक हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है और इंस्पिरेशन का काम करता है, ताकि इस तरह की वीडियो आपके सामने मैं बनाता रहूँ। तो लाइक करना और कॉमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं कि रेस्पिरेशन होता क्या है। रेस्पिरेशन जो कि टर्म है वो आया है रेस्पिरेटरी सिस्टम से, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेशन काम करता है। तो रेस्पिरेशन होता क्या है? रेस्पिरेशन का मतलब होता है, जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, इट इज़ द प्रोसेस इन विच एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय द बॉडी। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय द बॉडी, यानी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि बॉडी को एनर्जी मिलता है। लेकिन ये एनर्जी कहाँ से मिलता है? ये जो प्रोसेस है उसके बाद जो बॉडी को एनर्जी मिलता है, लेकिन वो एनर्जी कहाँ से मिलता है वो मैं डिस्कस करूँगा आगे। इसके पहले थोड़ा समझ लेते हैं ब्रीदिंग क्या होता है। ब्रीदिंग का मतलब होता है श्वसन। सभी जानते हैं सांस लेना, सांस छोड़ना, इसको बोलते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब होता है इनहेलेशन ऑफ एयर एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर, यानी सांस लेना, एटमॉस्फेयर से जो है एयर को टेक, उसके बाद एक्सहेल करना, अंदर लेना बाहर छोड़ना। इसको सिंपल भाषा में इंटरनल ब्रीदिंग और इंटरनल ब्रीदिंग क्या होता है, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हो, मैंने यहाँ पे लिखा है, हमने एयर को इनहेल किया और जैसे ही हमने इनहेल किया तो हम लोगों ने एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल किया। अब वायुमंडल में आप लोग जानते हो, एटमॉस्फेयर में हमारा नाइट्रोजन जो है 78% होता है, ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है और कार्बन नाम मात्र का होता है, यानी 0.003% होता है। यानी ये सारे जो है नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% को हम लोगों ने इनहेल कर लिया और इनहेल करने के बाद वो फेफड़े में चला गया। तो ये जो प्रोसेस है इनहेलेशन का, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल ब्रीदिंग। यहाँ तक जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल ब्रीदिंग, यानी ऊपर का जो श्वसन होता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ब्रीदिंग। और एक टर्म आता है इंटरनल ब्रीदिंग। तो इंटरनल ब्रीदिंग क्या होता है? इंटरनल ब्रीदिंग में होता है कि जब हम लोगों ने एटमॉस्फेयर से ले लिया, सारा एयर चला गया हमारा फेफड़े में, फेफड़े में एक लास्ट पार्ट होता है एल्वियोली, वहाँ पे ऑक्सीजन कैप्चर करके एल्वियोली रखता है और वहाँ से क्या प्रोसेस शुरू होता है इंटरनल ब्रीदिंग का। वहाँ पे क्या होता है, जैसे ही हमने जो एक्सहेल किया एटमॉस्फेयर से, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 पहुंच गया हमारे फेफड़े में। अब क्या होता है कि वहाँ पे लंग्स में जो एल्वियोली एक पार्ट होता है जो मैं बताऊंगा, वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन वो कैप्चर करके रखता है और जैसे ही वहाँ पे ब्लड का हीमोग्लोबिन वहाँ पहुँचता है, वो हीमोग्लोबिन क्या करता है कि उस ऑक्सीजन को उठाता है और शरीर के जितनी भी कोशिकाएं हैं उनके पास क्या पहुँचा देता है, वहाँ पे ऑक्सीजन को पहुँचा देता है। आप लोग जानते हैं, और ये कोशिका में क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, उसके साथ रिएक्शन करता है, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और उसके साथ एनर्जी भी बनता है। तो यहाँ से एनर्जी बनता है, तो वो एनर्जी जो है ATP पे वहाँ पे स्टोर हो जाता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हमारे शरीर का कोई जरूरत नहीं होता है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को सीधे हम लोग रक्त के साथ भेज देते हैं, कहाँ? फेफड़े में, और फेफड़े से हम लोग ब्रीथ करके बाहर निकाल देते हैं। तो अब आते हैं असल मुद्दे पे, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा जो है ये उसका डायग्राम है और ये किस तरह से काम करता है, इसका वर्किंग को समझते हैं कि किस तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो काम करता है और इसमें कौन कौन से अंग इन्वॉल्व रहते हैं, उन सारे चीज़ के बारे में डिटेल्स में हम लोग बात करते हैं। चलिए, ये जो फिगर देख रहे हो आप, ये हमारा नासिका गुहा है। नासिका गुहा मतलब नाक का जो छिद्र होता है जहाँ से हम लोग सांस लेते हैं, उसको नासिका गुहा कहते हैं। और ये नासिका गुहा जो है, यहाँ से एक नली में होते हुए जो है एयर को खींचता है और ये नासिका गुहा है जो है हमारा जो खाने वाला जो नली है, आहार नाल है, उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ पे जो हम लोग खाना खाते हैं वो भी
और जो सांस लेते हैं वो भी दोनों एक ही नली में जाके मिलता है और उसको डिवाइड करता है। यहाँ पे एक पार्ट जो है जिसको ग्लॉटिस बोलते हैं, ग्लॉटिस, वो यहाँ पे हमारा लिरिंग्स के पास मौजूद रहता है। तो जो हम लोग सांस लेते हैं और जो हम लोग खाना खाते हैं दोनों एक ही नली में जाके मिलता है, लेकिन वो डिवाइडेड रहता है। एक यहाँ पे बना हुआ रहता है ग्लॉटिस। अब ग्लॉटिस का काम यही है कि हवा जो हम लोग विंड पाइप में जाता है वो अगर जा रहा है तो वो डिसाइड करता है कि वो एयर जा रहा है या फिर फूड जा रहा है। फूड जाएगा, फूड जब जाएगा तो यहाँ से एक फूड का पाइप है जस्ट इसके बगल में, ये एयर वाला जो है ग्लॉटिस जो है इसका मुंह जो है एयर वाला पाइप को ये बंद कर देगा और ये जो खाना है सीधे फूड पाइप में चला जाएगा। लेकिन जब यहाँ से एयर जाएगा तो ग्लॉटिस जो है वो फूड पाइप को यहाँ बंद कर देगा और एयर को यहाँ से पास होने देगा। तो ये जो कंट्रोल करता है हमारा मस्तिष्क करता है, हम लोग खुद नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि भोजन जा रहा है तो हम लोग बोलेंगे ग्लॉटिस बंद हो जाओ, ग्लॉटिस बंद हो जाएगा और सीधे भोजन हवा जो है नीचे चल जाएगा। तो ये काम हम लोग नियंत्रित नहीं करते हैं, ये हमारा ब्रेन नियंत्रित करता है। यहाँ से सूचना जाता है ग्लॉटिस के पास और ग्लॉटिस अपना काम करता है और ये बताता है कि भोजन को जाने देना है या फिर विंड को जाने देना है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। इसके बाद क्या होता है, लिरिंग्स होता है। जैसे कि हम लोगों ने सांस लिया नासा गुहा से, नासा गुहा के ऊपर यहाँ पे नासा के पास एक कपाट होता है, यहाँ पे वहाँ से पास होते हुए सीधे जो है ग्रासनी जो हमारा कंठ होता है, कंठ के पास जो है लिरिंग्स होता है और लिरिंग्स के जस्ट नीचे फायरिंग्स होता है। फायरिंग्स यहीं पे जो हमारा कंठ होता है, जहाँ पे स्वर रज्जु होते हैं, जहाँ से कंपन के द्वारा आवाज उत्पन्न होती है। यहाँ पे ये जो है यहाँ पे स्वर रज्जु होता है जहाँ पे कंपन होती है और हमारा स्वर यानी आवाज हमारा निकलता है। तो लिरिंग्स फेरिंग्स को पार करते हुए ये जो विंड है जो हम लोगों ने लिया श्वास में, वो कहाँ जाता है, ट्रेकिया में। ट्रेकिया आप देख रहे हो इस तरह से कर्व लाइन बना हुआ है। एक्चुअल में ये सी शेप्ड ट्रेकिया जो है सी शेप्ड कार्टिलेज का बना हुआ होता है। सी शेप्ड कार्टिलेज क्यों होता है? कार्टिलेज उपास्थि को बोलते हैं, अस्थि उपास्थि। उपास्थि का मतलब जो लचीला हड्डी होता है उसको बोलते हैं कार्टिलेज। ये कार्टिलेज जो होता है वो सी शेप्ड होता है और ये जो विंड पाइप है हमारा, इसमें यहाँ पे लगा हुआ रहता है ताकि ये विंड पाइप है आपस में चिपके नहीं। ठीक है, ये सिर्फ इसीलिए लगा रहता है क्योंकि जो विंड पाइप है आपस में चिपके नहीं और जो एयर है उसमें जाने में कोई ट्रबल ना हो। तो यहाँ तक ट्रेकिया तक हम लोग पहुँच गए हैं और ट्रेकिया के जस्ट नीचे जो है यहाँ पे ये जो विंड पाइप है उल्टा वाई के आकार में सब डिवाइडेड हो जाता है, उल्टा वाई के आकार में सब डिवाइडेड हो जाता है। और ये जो दोनों डिवाइड हुआ इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। जो दो भाग में ये डिवाइड हुआ उसको हम लोग ब्रोंकाई बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? जो दो भाग में डिवाइड हुआ विंड पाइप उसको हम लोग ब्रोंकाई बोलते हैं। और ब्रोंकाई जो है फर्दर सब डिवाइडेड हो जाता है बहुत सारे ब्रांचेज में, उसको हम लोग ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। क्लियर है? जब ब्रोंकाई सब डिवाइडेड हो जाता है आगे जाके बहुत सारे ब्रांचेज में, उसको हम लोग ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। और प्रत्येक ब्रोंकियोल्स के लास्ट में आप देखोगे गुच्छा की तरह बना रहता है, ये आप जो देख रहे हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं एल्वियोली। मेन काम इसी का होता है, जो एल्वियोली होता है वही यहाँ पर मेन काम इसी का होता है। ये क्या करता है, जो हम लोगों ने ऑक्सीजन या फिर जो हम लोगों ने एटमॉस्फेयर से एयर लिया, एयर सीधे आपको लिरिंग्स वेरिंग्स होते हुए ट्रेकिया से होते हुए ब्रोंकाई में होते हुए ब्रोंकियोल्स में जाता है और ब्रोंकियोल से एल्वियोली में पहुंचता है। और एल्वियोली का काम होता है वहां पे जो ऑक्सीजन होता है उसको कैप्चर कर लेता है, ऑक्सीजन कैप्चर करता है। अब यहाँ से नेक्स्ट काम शुरू होता है। अब क्या होता है आप समझना कि अब जैसे ही एल्वियोली के पास ऑक्सीजन पहुंचा, यहाँ पे हमारे शरीर में आप जानते हो कि पूरे शरीर में रक्त बहता है। ठीक है, तो रक्त जो होता है पहले इम्प्योर होता है, जब तक उसमें ऑक्सीजन नहीं आता तब तक वो इम्प्योर होता है, ब्लू रंग का होता है। तो रक्त जो है यहाँ से ऑक्सीजन को
उठाना शुरू करता है। तो कौन उठाना शुरू करता है? रक्त में एक हीमोग्लोबिन पार्टिकल होता है, वो यहाँ से एल्वियोली से ऑक्सीजन को उठाना शुरू करता है और पूरे शरीर में सभी कोशिकाओं में भेज देता है। जैसे ही सभी कोशिकाओं में रक्त जो है ऑक्सीजन के साथ पहुंचता है, वहां से ऑक्सीजन कोशिका खींच लेता है और क्या करता है, वहां पे एक रिएक्शन शुरू होता है, जिसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है रिएक्शन शुरू करता है वहां पे कोशिका में, और बहुत सारा एनर्जी वहां से निकलता है और साथ में ऑक्सीजन भी मुक्त, कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त होता है। तो एनर्जी जो है वहां पे एटीपी पे स्टोर हो जाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रक्त वो खींच लेता है और सीधे फेफड़े में लेके वापस चला आता है और ये एक्सहेलेशन के द्वारा हम लोग बाहर निकाल देते। इस तरह से पूरा रेस्पिरेशन का प्रोसेस मतलब ये पूरा होता है। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसके जस्ट नीचे जो है ये एक मसल का बना हुआ रहता है, जिसको बोलते हैं डायफ्राम। डायफ्राम का काम है फेफड़े को फुलाना और फेफड़े को पिचकाना। जब तक डायफ्राम फेफड़े को फुलाएगा नहीं तब तक हम लोग सांस ले नहीं पाएंगे, और जब तक पिचकेगा नहीं तब तक हम लोग सांस छोड़ नहीं पाएंगे। तो डायफ्राम का मेन काम होता है फेफड़े को फुलाना और फेफड़े को पिचकाना। अब एक चीज़ और जानते हैं कि ये सारा चीज़ बता दिए, लेकिन फेफड़ा क्या होता है? तो फेफड़ा और कुछ नहीं होता है, ये जितने सारे चीज़ आप लोगों ने पढ़ा जैसे ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, ट्रैकिया वगैरह जो भी है वो सारा इस शेप में के अंदर में रहता है, और इसको पूरा मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? फेफड़ा बोलते हैं। और ये फेफड़ा दो पार्ट में होता है, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। लेफ्ट वाला फेफड़ा जो होता है वो राइट से कुछ बड़ा होता है और दोनों को मिला दे तो इसका वजन 1.3 kg होता है। और ये जो फेफड़ा है हमारा रिब केज के अंदर, रिब केज पसलियों के अंदर में सुरक्षित रहता है। तो दोस्तों आज के इस क्लास में अभी तक जो मैंने बताया, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फर्दर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि किस तरह से, मतलब कोई भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हो। मैं अगले इस क्लास में जवाब देने की कोशिश करूँगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव होगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें। और आपके आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और प्रेरणा मिलती है कि मैं इस तरह की वीडियो बनाते रहूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।